गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 में फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। लास्ट क्लास में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेंजेस लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें वेरियस मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करने के वेरियस मेथड्स। So as we know, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है phi is equal to BA cos theta. Theta is equal to angle between B and A, angle between B vector and A vector. So EMF is induced when magnetic flux changes. ये अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो EMF जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं d∅dt। अब क्योंकि phi जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ B, A एंड थीटा, तो हमें phi इज अ फंक्शन ऑफ B, A एंड थीटा, तो हमें EMF उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो केस 1, when only B varies with time। जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी, सो वी कैन राइट EMF इज इक्वल टू d∅dt इज इक्वल टू A और cos थीटा हम बाहर लेंगे and we write dB/dt। In this case B is a function of time। Next, case 2, when A, which is area enclosed, varies with time। अगर एरिया चेंज करेगा विद टाइम तो EMF is written as d∅dt। दिस इज इक्वल टू B cos थीटा ले लेते हैं हम यहाँ पे और dA/dt। मोस्ट ऑफ द केसेस में केस 2 रहता है। So this is in most of cases, mostly this occurs। Then comes case 3, when theta varies with time। इसका मतलब ये है कि जब एंगल जो है दैट वेरीज, मतलब B और A के बीच का एंगल बार बार चेंज हो रहा है। सो EMF इज BA dy/dt ऑफ cos थीटा। तो ये आ जाएगा B इंटू A, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा और d∅dt। As d∅dt is omega, therefore EMF is minus BA omega sin theta। ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी। ये आ जाएगा माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द EMF। ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग EMF है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेन मेथड है इंड्यूस करने के EMF को। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन चार्ज ट्रांसफर्ड एंड
flux change, magnetic flux change. सर पिछली वाली स्लाइड में वो थीटा की जगह ओमेगा टी कैसे हुआ था वो एक बार बता दो। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है, यस सर, बाय dt लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट कर दो ना, 0 टू थीटा 0 टू t, ओमेगा कांस्टेंट है 12। ओके सर, ओके 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 सर। तो ये देखते हैं हम, यूजिंग EMF इज इक्वल टू d∅dt। वैसे तो माइनस होता है, बट हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इक्वल्स टू d∅dt as I is equal to EMF by R, and I is written as dq/dt. Therefore dq/dt 1 by R EMF, इसको ऐसे लिखते हैं बल्कि हम EMF d∅dt, so R EMF, और EMF को हम लिख सकते हैं d∅/dt, dq/dt। Therefore this is d∅/R, integrate phi initial से phi final. So we write here Q is equal to phi final minus phi initial. ये हम खुद से लगा रहे हैं mod. Basically Q is equal to delta phi mod चाहिए by R. Charge transferred, जितना charge move हो रहा है, that is change in flux upon resistance. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप एक बार। Charge transfer is delta phi, change in flux upon resistance. R here is resistance. किसकी रेजिस्टेंस होगी? उस सर्किट की जहां से करंट पास कर रहा हो। ठीक है, तो हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सर्कुलर वायर having radius R and resistance per unit length lambda is placed in external magnetic field B as shown. ठीक है, अब as shown it is pulled from both the sides with force so that its area becomes 0.
find charge moved in this process. ठीक है, तो ये आप ऐसे इसको शो करके दिखा सकते हैं। ये मतलब यहाँ से ऐसे फोर्स लगेगी एक F और इधर से भी लगेगी F, तो ये इस तरह से ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखते हैं जरा इसमें इनिशियल फ्लक्स B इंटू इनिशियल एरिया B इंटू पाई आर स्क्वायर, फाइनल फ्लक्स B इंटू एरिया फाइनल एरिया इज 0, डेल्टा फाई change in flux, final minus initial 0 minus B into pi r square, resistance lambda into 2 pi r, therefore charge by r B into pi r square by lambda into 2 pi r, B r by 2 lambda. This is charge transferred. ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। फिर वो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये देख लीजिए आप पहले वेरियस मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, 3 मेथड्स थे हमारे पास, और this is the relation between charge transferred and flux change. So charge transferred, that is equal to change in flux divided by resistance of the loop. तो ये क्वेश्चन हमने इसी पे फ्रेम किया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, ये अंडरस्टैंड करते हैं। मोशनल ईएमएफ क्या है? इट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड क्रॉस ends of a conductor when conductor moves in magnetic field perpendicular to it. तो आप इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। This is P, this is Q, इधर प्लस और इधर माइनस। This is the EMF induced across ends of the conductor। अब वैल्यू देखते हैं इसकी कैसे हमें पता करनी है। Find motional EMF। Consider a charge Q inside a conductor. This charge is also moving with velocity v naught with conductor. Therefore, according to Fleming left hand rule,
according to Fleming left hand rule, Lorentz force, which is magnetic force acting on charge, Q is acting towards P, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड्स एक्ट करेंगे फोर्स। As L is equal to length of conductor, that is PQ. L is equal to PQ. Therefore, work done in moving charge Q cross QP is equal to force into L, ठीक है, force at QVB into L. Also, potential difference cross ends equal to work done per unit charge. Therefore, motional EMF is QVBL upon Q. So motional EMF आ गया हमारे पास BVL. ठीक है, so this EMF, motional EMF, ठीक है, ये motional EMF is equal to BVL, valid when all three B vector, V vector and L vector है PQ vector, are mutually perpendicular to each other. ठीक है, तो आइए आप देखिए जरा इसको, रिमेंबर दिस थिंग, राइट में वेलोसिटी फील्ड इनवर्स, तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। एक भी चीज चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी वेक्टर चेंज कर देते हैं, अगर हम वेलोसिटी को लेफ्ट में कर देते हैं तो नीचे जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम फील्ड को बाहर की तरफ कर देते हैं तो भी P नेगेटिव हो जाएगा, Q पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्लियर रहनी चाहिए ये चीज। आगे बढ़ेंगे फिर हम, दिस इज मोशनल EMF। हाँ जी सर, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करेंगे, साइड लेफ्ट की तरफ करेंगे, तो फिर साइन की चेंज होगा, फोर्स चेंज नहीं होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा ना फोर्स। हाँ, तो फोर्स नीचे लगेगा तो नीचे पॉजिटिव आ जाएगा ना, प्लस का चार्ज नीचे हो जाएगा। कैसे? अभी ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, तो अभी ऊपर लग रहा है P, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर लगाया ना मैंने P में। अगर तुम वेलोसिटी लेफ्ट में कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा, फोर्स उसको नीचे लगेगी तो नीचे इकट्ठा होगा ना वो Q पे, Q पॉजिटिव हो जाएगा, फिर P नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो मोशनल EMF का मैग्नीट्यूड है BVL। तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ये एक डेरिवेशन है पूरी प्रॉपर, सो देयर इज एन अल्टरनेट डेरिवेशन फॉर दिस। फॉर मोशनल EMF, ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से लगाया, जिधर ये पॉजिटिव चार्ज मैंने अज्यूम किया था, ये पॉजिटिव चार्ज जिधर इसको फोर्स लगेगी वो साइड पॉजिटिव होगी। तो अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, या V क्रॉस B से भी देख सकते हो, V नॉट वेक्टर राइट में है, B इनवर्स है,
तो V क्रॉस B इज अपवर्ड्स टुवर्ड्स P, ये आप चेक कर सकते हो। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ध्यान होना चाहिए, उससे भी कर सकते हैं। जहां लॉरेंस फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं जिसको, उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो अल्टरनेटिव डेरिवेशन के लिए हम इस तरह से देख लेते हैं। जैसे ये अगर हमारे पास PQ है, PQ, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद V, ठीक है, और B जो है वो इनवर्ड्स है। यहाँ पे हमने जानबूझ के गैप दिया है, ये गैप दिया हुआ है so that current should not flow, because कोई अगर इसमें पूछ लेगी इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो there is no direction of current, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, सिर्फ EMF इंड्यूस हो रही है, नो करंट। इन द सेम वे इसमें करंट नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक, this is x, so let's start with this flux is equal to B into area, this is Lx, क्योंकि ये L है। So EMF is d phi by dt, this is BL dx by dt, dx by dt आपको पता ही है, this is V नॉट, तो इतना EMF इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, BL V नॉट। ये भी एक तरीका है इसको पता करने का। हाँ जी सर यहाँ पे गैप का क्या सिग्निफिकेंस था? करंट ना चले बस। अगर हम गैप नहीं करेंगे तो करंट चल जाएगा, मोशन करंट नहीं होता ना। यस सर, ओके सर। सो ये मोशन EMF हमारे पास ऐसे जनरेट हो गया। तो इसमें हम अब कुछ क्वेश्चंस इसके भी देख लेते हैं एक बार। जी सर आप क्या कह रहे थे, करंट क्यों नहीं चलना चाहिए? फिर अगर ये एक वायर में, जैसे ये एक वायर है, ये एक रॉड है, इसके अंदर कहाँ चलेगा करंट? सर्किट क्लोज नहीं है ना, पीछे वायर होनी चाहिए पूरी। जैसे ये सर्किट मैंने बनाया, मैंने इधर ये रॉड PQ बनाई, पीछे सर्किट क्लोज कर दिया, तो क्लोज सर्किट में हमेशा करंट चलेगा। मैंने यहाँ गैप दे दिया तो करंट नहीं चलेगा, नो करंट। चलाना क्यों नहीं चाहिए हमें करंट, मतलब इसमें क्यों नहीं चलाना चाहिए? हमने पर्पसफुली छोड़ा ना। मुझे मोशनल EMF डिराइव करनी है तो करंट नहीं चलाना, सिर्फ EMF प्रोड्यूस करनी है। हालांकि बात तो सेम ही है, नो करंट शुड बी देयर इन द सर्किट। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मोशनल EMF जो है वो किसी भी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस होती है, तो करंट जो एंड्स के अक्रॉस होती है तो उसमें करंट नहीं चलेगा ना। करंट एक साइड से शुरू होके उसी साइड पे वापस भी तो आना चाहिए, मूव करता हुआ। अगर मान लो ये एक वो है, P से स्टार्ट होगा करंट, P पे वापस कैसे आएगा? इसलिए हम इसको ओपन गैप देते हैं, यहाँ पर एक गैप शुड बी देयर। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। There is a wire of length 0.1 meter. It moves with speed 10 meter per second perpendicular to a magnetic field. One Tesla. इसको 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फ्लक्स अपॉन एरिया। कैलकुलेट इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, क्योंकि EMF इंड्यूस, क्योंकि सब कुछ आपस में परपेंडिकुलर है, इट इज BVL। So EMF is equal to B, which is 1 Tesla, velocity which is 10 meter per second square, length which is again
0.1. So EMF will be equal to 1 volt. ये आ गया हमारे पास. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें. This is question number 1. This is 2. This is 3. Find EMF induced cross ends of conductor. ठीक है, A part. ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये है रेडियस R. ये इसमें ऐसे चल रहा है. ठीक है, दिस इज PQ. This is moving with V naught. Find EMF induced across ends of conductor shown. Semicircular conductor. Of radius R. ठीक है, ये V naught वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें हमें बताना है कि क्या होगा, EMF क्या इंड्यूस होगी. और इसका B पार्ट भी देख लेते हैं साथ ही. B पार्ट में क्वाड्रेंट है. This is PQ. इसमें क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट हैविंग रेडियस R. ठीक है, ये भी मूव कर रहा है, इज मूविंग विद वेलोसिटी V naught. ठीक है जी, ये भी ऐसे इसमें B में मूव कर रहा है एक्सटर्नल. तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है हमें, आइए हम देख लेते हैं एक बार. टू सॉल्व दिस, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्वाइन P to Q एंड टेक कंपोनेंट ऑफ PQ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. किसी भी एक का कंपोनेंट ले लीजिए आप, जैसे PQ जो है उसका कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लीजिए, या फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट PQ के परपेंडिकुलर लीजिए. तो अभी हम ये पार्ट कर रहे हैं पहले, ज्वाइनिंग P to Q. तो अगर मैं P से Q ज्वाइन करता हूँ, मेरे को ये मिलता है वर्टिकल लाइन. ठीक है, सो दिस इज P एंड Q. और मैं इधर लूंगा अगर V naught, तो EMF कितना आ जाएगा यहाँ पर, B इंटू V naught इंटू PQ जो हमने ज्वाइन किया है उसको कंपोनेंट विच इज 2R. ये वैल्यू आ जाती है. और फंडा सेम ही है क्योंकि क्रॉस है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरह से आ जाएगा. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. ठीक है, अब हम नेक्स्ट B पार्ट देखते हैं. अगेन ज्वाइन P to Q, P से Q ज्वाइन कर दीजिए. जब आप P से Q ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा. ये P से Q आपने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, ये क्रॉस. और अब P से Q ज्वाइन करने के बाद इसको हम V naught वेलोसिटी दिखाते हैं, ये इस तरफ है. आपको इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. दिस इज OP, as OP is perpendicular component of PQ. So therefore कितना आ गई EMF, this is B into V naught into OP.
विच इज आर, दिस इज बी वी नॉट आर, और इसमें भी फिर पी जो है वो पॉजिटिव और क्यू जो है वो नेगेटिव होगा। तरीका आप समझ लीजिए बस क्या है, वो इम्पोर्टेंट है अभी। हाँ जी, और जो हम कंपोनेंट लेंगे वो उसके अलोंग नहीं होना चाहिए वेलोसिटी के, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि पीछे यहाँ पे मैंने बताया ना बीवीएल तभी लगता है जब ये परपेंडिकुलर हो तीनों। तो उसका कोई यूज नहीं है जो सेकंड कंपोनेंट हुआ उसका दूसरा वाला। नहीं, उसका कोई यूज। ठीक है, तो आपको हमेशा जो कंपोनेंट ले रहे हो आप, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी को पीक्यू के परपेंडिकुलर लो तो वो एक ही बात बन जाएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के अंदर 45 डिग्री एंगल होता है। ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, तो पीक्यू r√2 हो जाएगा, वो आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये कंडक्टर PQ having length L is rotated with angular velocity omega. In external magnetic field B, perpendicular to its plane. Find motional EMF generated across its ends. ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है। ऐसे ही शो करना पड़ेगा इसको, ये देखते हैं। P, this is Q। ठीक है, तो ये इस तरह से है, जैसे ये ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ से ओमेगा से। ठीक है, लेंथ है इसकी L, और ये ऐसे क्रॉस है। ये है हमारे पास। ये PQ के क्रॉस से मूव कर रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, इसमें ये P है, ये Q है, यहाँ से एट एनी डिस्टेंस x पे dx विड्थ का एक एलिमेंट लेते हैं। ये इधर जा रहा है V से, V की वैल्यू जो है वो है ओमेगा x। तो स्मॉल मोशनल EMF क्रॉस एलिमेंट of length dx is DEMF. Therefore, DEMF is equal to, अब ये परपेंडिकुलर जा रहा है और फील्ड जो है वो इनवर्ट है। ठीक है, तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। DEMF is equal to B into V into इसका DX।
और DEMF, स्मॉल EMF अक्रॉस दिस एलिमेंट, दिस इज B into V into dx, V की वैल्यू है ओमेगा x dx। ऑन इंटीग्रेटिंग तो EMF क्रॉस PQ, दिस इज DEMF। ये वैल्यू आ जाएगी EMF अक्रॉस PQ इज इक्वल टू DEMF की वैल्यू हो जाएगी B ओमेगा x dx। ये है 0 से लेके L तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और L तक जाएगा ये। EMF अक्रॉस PQ इज B इंटू ओमेगा 0 से लेके L तक x dx, दिस इज B ओमेगा L स्क्वायर बाय, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। देयरफॉर अगर कोई रॉड अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो जो P वाला एंड है वो पॉजिटिव होगा और जो डाउनवर्ड है Q दैट विल बी नेगेटिव। दिस इज P, दिस इज Q। और अगर ऐसे घूम रही है ये और ये इस फील्ड में है तो P वाला जो है दैट इज पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। और EMF जो है क्रॉस PQ दैट इज B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। रिमेंबर दिस थिंग। एक भी चीज अगर हम चेंज करेंगे ओमेगा की डायरेक्शन, क्रॉस की जगह डॉट, तो वो प्लस माइनस का साइन रिवर्स हो जाएगा इस केस में, ठीक है। दिस इज फोर्थ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस केस में ही आप एक क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं, रॉड ऑफ लेंथ L, जिसका PQ ले लेते हैं नाम, PQ having length L is rotated about its center with angular velocity omega. In external magnetic field B, find number 1, VO minus VP, VO minus VQ, VP minus VQ, ये इस टाइप से है। ये हमारे पास PQ और ये है O, ठीक है। इस तरह से रोटेट करेगा और फील्ड जो है वो इस तरह से हमारे पास है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपने पहले B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 समझ रखा है, जिसमें P के अबाउट सेंटर से आप रोटेशन देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें OQ से स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम। दिस इज O, दिस इज Q और ऐसे जा रहा है ओमेगा से।
तो जब ऐसे टाइप की चीज आएगी तो O पॉजिटिव है, Q नेगेटिव है, ऐसे ही था पीछे भी। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी VO माइनस VQ, EMF दिस इज B ओमेगा बाय 2 लेंथ विच इज L/2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ L थी, ये आंसर आ गया। सिमिलरली ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब मैं इसको इस तरह से देख लेते हैं इसको, ये ऐसे जाएगा इधर, दिस इज O, दिस इज P, ठीक है। मैंने कहा था कि आपको अगर एक भी चीज चेंज होगी, जैसे इसमें चेंज हो गया ना, इधर जा रहा था इधर जा रहा है, तो जैसे एक भी चीज चेंज होगी तो दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव अगेन। तो अब फिर से ये ओमेगा से जाएगा, तो वी गेट VO माइनस VQ, B ओमेगा बाय 2, इफेक्टिव लेंथ है L/2 का स्क्वायर। देयरफॉर दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है। सॉरी, ये OQ था, वो OP था। Therefore VP is equal to VQ, so VP minus VQ is 0। ठीक है बेटा, चेक कर सकते हैं आप इसमें, ये बनता है इसमें। तो क्लियर हो गया आपको कैसे इसको करना है? आइए और इसकी प्रॉब्लम हम लिख लेते हैं। रिमेम्बर इस टाइप में जैसे एक व्हील की प्रॉब्लम बनती है तो वो भी देख लेते हैं। देयर इज अ व्हील विद 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 RPM in a plane normal to Earth's magnetic field. At the place. If magnitude of field is 0.4 Gauss, what is induced EMF? Between axle and rim of field. ठीक है, मतलब जैसे जो व्हील है वो अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर स्पोक्स होते हैं ना, वो इस टाइप से है। तो ऐसे इस टाइप से 10 metallic spokes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। ये मेटालिक स्पोक्स हैं आपके पास। तो ये सेंटर है हमारे पास, और ये एक रिम हो गया बाहर वाला, दिस इज कॉल्ड रिम, दिस इज कॉल्ड एक्सेल, O is एक्सेल। तो हमें पता ही है V about ends is B ओमेगा L square by 2। इसमें OP ले लेते हैं, दिस इज VOP, L is also OP, स्पोक्स की लेंथ है 0.5। तो ये जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर, ये तो फिक्स ही हो जाती है ना, नंबर ऑफ स्पोक्स पे इंडिपेंडेंट है।
क्योंकि हर पॉइंट ओ तो सेम पे आ जाएगा प्लस पे, ये सारे नेगेटिव पे आ जाएंगे अगर, तो ये तो फिक्स हो जाएगा। दिस इज लाइक दिस, ऐसे चल रहा है। और इसको हम अगर ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, बी जो है वो हमारे पास गिवन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, therefore V induced EMF is, B की वैल्यू कितनी, 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला में आ जाएगा ये, इंटू ओमेगा 120 आरपीएम है, 2 पाई इंटू रिवोल्यूशन पर सेकेंड बाय 60, यह रिवोल्यूशन पर मिनट, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशन पर सेकेंड, बाय 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये आ गया 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0.4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3.14 इंटू 2/4, 6.28 इंटू 10 की पावर 0.1 -5 वोल्ट। ठीक है, हाँ जी। सर ये स्कोप पे इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? एक स्कोप के अराउंड जो होगा वो बाकी सबके अराउंड भी तो वही होगा। अगर आप यहाँ पे एक पी क्यू ले लेते हो, फिर पी से कोई और ले लेते हो, एक्स ले लेते हो, पी से वाई ले लेते हो, तो इन सब के अक्रॉस सेम ही तो आएगी, चाहे यहाँ 10 लगाओ या 10,000 लगा दो, ऐसी वायर जो घूम रही है सबको अगर आपने पैरेलली लगा रखा है, मतलब अगर बाहर आपने एक सर्कल पे ये इसको रिम बना दिया, तो रिम जो है उन सब पे तो पोटेंशियल सेम ही होगा ना, और सेंटर का भी पोटेंशियल एक हो जाएगा और रिम का भी पोटेंशियल एक ही है, सबका सेम ही तो आएगा, नंबर पे तो इंडिपेंडेंट है। चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये 2 पाई कहाँ से आया? ये ओमेगा है ना, ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना। ये सर आगे समझ, सॉरी सर। कोई बात, ठीक है, आप चेक कर लीजिए इसको, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पोक्स है ये। आगे बढ़ते हैं हम। पार मैग्नेट falls freely towards a metallic ring as shown. Then its acceleration is a part equal to g. G means acceleration due to gravity, greater than g, less than g, none. तो ये इस टाइप से होगा कुछ। ठीक है, इस तरह से फॉल कर रही है, तो मैटर नहीं करता कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, बट ऐसे गिर रही है ये। तो दिस इज मेटल रिंग। ठीक है,
तो इसको कैसे हम करेंगे, जैसे ये एज मैग्नेट फॉल्स मोर मैग्नेटिक लाइंस pass through metal ring and hence magnetic flux increases. तो अब लेंजेस लॉ क्या कहता है, तो लेंजेस लॉ कहता है कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो सिस्टम में करंट इस तरह से चलेगा एज इफ इट डिक्रीजेस दैट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम देखते हैं इसको, अगर ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये ऐसे फील्ड लाइन जिसमें से ऐसे निकल रही है ना, ज्यादा फील्ड लाइन आ रही है, तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगा एज इफ ये इन फील्ड लाइंस को अपोज करे। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो करंट, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे, यहाँ से अगर हम व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो ये इसको अपोज करेगा, तो उसको अपोज करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस एंड करंट, जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट विल बी is anti-clockwise as seen from magnet side, मैग्नेट की तरफ से देखेंगे, therefore acceleration will be less than g because ये नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज करंट में नॉर्थ पोल होता है, तो फेज दोनों के सेम हो गए तो अपोज हो जाएगा। क्लियर होनी चाहिए बात भैया। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। एक मेटल का रिंग है जिसमें से हमें एक मैग्नेट उसके ऊपर से फॉल कर रही है। जैसे मैग्नेट फॉल करती है तो हमें बताना है एक्सेलरेशन जो है मैग्नेट की वो क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, या जो भी क्या वैल्यू रहेगी। जैसे ऊपर से गिर रही है तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो रही है, तो इस लूप में से फ्लक्स बढ़ रहा है। तो लेंजेस लॉ कहता है अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा, इट ट्राइज टू डिक्रीज दैट फ्लक्स। तो डिक्रीज कैसे होगा यहाँ पे फ्लक्स, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस सर्कल की वजह से डेवलप होगी, जिस जो इंड्यूस करंट चल रहा है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, ऊपर की तरफ, तो इसको क्रॉस करेगी ना, इसको कैंसिल करेगी कुछ, तो हमें वो दिखाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट से नॉर्थ पोल डेवलप होगा, नॉर्थ और नॉर्थ अपोज करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। अब सीधी एक बात समझ लो, अगर मैग्नेट किसी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो वो चीज उसको रिपेल करेगी। अब अगर ये यहाँ से पास होके नीचे जा रही है, ठीक है ना, अब ध्यान देना जरा, पास होके नीचे गिर रही है, इस रिंग में से पास होके नीचे जा रही है, तो ऊपर वाला पोर्शन साउथ है ना, वो दूर हो रहा है इससे, तो फ्लक्स घट रहा है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नीचे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, फिर अट्रैक्ट करेगा उसको। तो इस मेटल रिंग के नीचे की तरफ नॉर्थ पोल होगा, तो ऊपर की तरफ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ध्यान रखनी है ये चीज। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इफ करंट थ्रू वायर increases from A to B, then find direction of induced current in circular wire. ये देखते हैं।
ठीक है जी। तो अब बताइए आप इसको, ये सर्कुलर वायर है और ये एक वायर है नीचे, इसमें ए से बी की तरफ करंट बढ़ रहा है। तो बताइए अब कि सर्कुलर वायर में करंट की डायरेक्शन इंड्यूस करंट की क्या होगी। अरे इसमें अट्रैक्शन कहाँ से आ गई, वायर है यार, यहाँ अट्रैक्शन कैसे, क्या करंट की डायरेक्शन बतानी है, अट्रैक्शन का कहाँ से आ गया इसमें। देखो सब लोग ध्यान दो इधर, ए से बी की तरफ फील्ड मतलब करंट की डायरेक्शन है ए से बी और वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो बढ़ रहा है, यहाँ से करंट बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान होगा इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ए बी के ऊपर कैसे आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी, डॉट, क्लियर है ना, ऐसे। यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी, डॉट, बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर करंट बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगी, एज करंट इन वायर increases from A to B, therefore magnetic field also increases through closed loop। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है उस लूप में से, therefore according to Lenz's law, Lenz's law के हिसाब से induced current tries to decrease magnetic flux, ठीक है ना, अभी बाहर की तरफ आ रहा है, therefore it should be clockwise, inverts, मतलब उस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा करंट। ये ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, ठीक है बेटा, ये तरीका है, क्लियर रखो बिल्कुल। कोई चीज अगर मान लो कहता है ए से बी की तरफ करंट जा रहा है और वो घट रहा है, तो जो बाहर वाली जो डॉट्स हैं ये घट रही हैं, तो अब करंट को उसको सपोर्ट करना है, तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, उनकी डायरेक्शन में फील्ड देगा, ध्यान रखिए, ठीक है जी, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट नहीं लिया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल perpendicular to its plane and एक ही बात होती है इंड्यूस करंट नॉर्मल करंट की अभी के लिए, paper is varying according to relation 5t square plus 10t plus 5 milliweber।
calculate EMF induced in the loop at t is equal to 5 seconds. इजी है बहुत, कैसे करना है इसको? EMF is d phi by dt. तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. This is 10t plus 10. So at t is equal to 5 seconds, EMF is 10 into 5. तो ये मिली है तो मिली वोल्ट पे आ जाएगा ऐसे, प्लस 10 मिली वोल्ट. दिस इज 60 मिली वोल्ट. 60 into 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट. दिस इज 0.06 वोल्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं डी फाई बाई डी टी यूज करके. आइए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं. There is a coil of 100 turns is pulled in 0.04 second between poles of magnet. Magnet poles में उसको खींच रहे हैं, where its area includes flux of 40 into 10 की पावर माइनस 6 वेबर पर टर्न, एक टर्न का. ठीक है, तो 100 टर्न्स के हिसाब से हम इसको फाइंड करेंगे. टू अ प्लेस वेयर इट इंक्लूड्स अ फ्लक्स of 10 की पावर माइनस 5 वेबर पर टर्न. Calculate average EMF induced in the coil. ठीक है जी, एन तो आपको दिया हुआ है 100, तो EMF जो है दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल बाय डेल्टा टी टाइम. तो ये वैल्यू आ जाएगी B इंटू, अच्छा फ्लक्स ही दिया हुआ है तो हम उसमें तो पढ़ना ही नहीं है. फाइनल इज 10 की पावर माइनस 5 माइनस 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मॉड बाय टाइम 0.04 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं. So EMF will be equal to 100 turns 0.04 या 10 की पावर माइनस 5 मॉड लिखना है यहाँ पे हमें. इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बाय 0. ठीक है, so this is EMF is equal to 100 into 100 by 4 into 3 10 की पावर माइनस 5 3 by 4 into 10 की पावर माइनस 1 volts. This is 0.075 volts EMF. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए इसको. हाँ जी सर हमने यहाँ पे n से इसलिए मल्टीप्लाई क्यों रहा है क्योंकि हमें पर टर्न दे रखा है फ्लक्स. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसीलिए. ओके सर. ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही है. आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे इससे. थैंक यू.